और दो शीर्षस्थ नेताओं के बीच में। मेहरोत्रा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय हुई थी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई और जो स्थगित हुई है वो पुनः बैठक होगी और उस बैठक में केंद्र सरकार तो बैठक होनी थी ना, के बारे में बैठक होनी थी ना, आपको पता था ना। जी बैठक। फिर रामगोपाल जी ने क्यों ये बात कही कि आप लोग गलत खबर चलाते हो, बैठक होनी ही नहीं थी? यानी कहीं ना कहीं खुद के भीतर का जो झेप है, जो दर्द है, वो मैं काहू से कहूं, काहू को दिखाऊं, क्या ये वाली बात है क्या? देखिए, इस वक्त मुख्य मुद्दा यह है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। नहीं, वो मुद्दा तो समझ में आ रहा है, मैं आपका मुद्दा तो पहले देख लूं, जान लूं, परख लूं। जी एक बात जो आप कह रहे थे कि जो यहाँ पर किसान है, नहीं ये सब तो मैं कह रहा था। पहले मैं जो दो बड़े शेयर हैं आपके, नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं, इनके बीच में मीडिया में इस तरह का कंफ्यूजन क्यों पैदा किया गया? क्या जानबूझ कर किया गया या कंफ्यूजन था, या मुलायम सिंह जी की जो राय थी उससे रामगोपाल जी सहमत नहीं थे, या रामगोपाल जी को जानकारी नहीं थी जो मुलायम सिंह जी मीटिंग बुलाना चाह रहे थे? क्या इस गड्ढम गड्ढे के बीच में मीटिंग रद्द करनी पड़ी? ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ये नेता अपने आप में बहुत बड़े हैं। प्रधानमंत्री पद के एक तगड़े दावेदारों में से भी नेताजी का नाम सामने आता है। जी उस बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की तय हुई थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया रामगोपाल जी से, उससे पहले वो बैठक स्थगित हो गई थी। अच्छा, उससे पहले वो बैठक कैंसिल हो गई थी, उनको पता नहीं था। ठीक है, इसलिए आप रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे पर तमाम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज भारत बंद था और भारत बंद की मजेदार बात यह रही कि सरकार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी ने खुद को बंद से दूर रखा। वहीं समाजवादी पार्टी बंद में बीजेपी या यूं कहें एनडीए के साथ खड़ी नजर आई। यह अलग बात है कि कैमरे के सामने वो दूसरा ही राग अलापते रहे, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई, मुलायम सिंह जी, सीताराम येचुरी उनके बगल में, उसके बाद शरद यादव, उसके बाद नितिन गडकरी, और चारों लोगों के कंधे एक दूसरे से मिले हुए थे, एक दूसरे के कंधों के ऊपर एक दूसरे के हाथ भी थे। ये किस तरह का साथ है कि हम आपको समझा रहे हैं और खुद भी समझ रहे हैं। ममता बनर्जी की समर्थन वापसी के बाद अल्पमत में आई सरकार को चलाते रहने की चाबी उत्तर प्रदेश के 2 सियासी महारथियों के पास है। 22 सांसदों वाले मुलायम सिंह यादव और 21 सांसदों वाली मायावती। इनमें से किसी ने भी हाथ खींचा, सरकार का जाना तय है। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और एफडीआई के मुद्दे पर सरकार से खफा हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब सड़क पर उतरकर विरोध जताने की बारी आई तो मायावती ने खुद को तटस्थ रख लिया। अब इसके 2 मायने निकलते हैं, या तो वो सरकार को राहत देना चाहती हैं या फिर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना चाहती हैं। अब असल वजह तो वही बता सकती हैं। लेकिन सवाल करने वाले तो कहेंगे ही कि जब मुद्दा एक था तो फिर दूरी क्यों? मुलायम सिंह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जिन मुलायम सिंह को सांप्रदायिकता की बू आती थी, वो उसी के साथ मिलकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। लेकिन इस बाबत पूछने पर वो दूसरी ही कहानी सुनाने लगते हैं। दूसरी मुद्दे को लेकर 20 बार बोल चुके, वो कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए समर्थन है जी, लेकिन महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई हमारा पास नहीं। अब भला ये बयान किसके गले उतरता? एक मंच से एक नारा लगाने वाले 2 लोग अलग विचार के कैसे हो सकते हैं? तब जबकि एनडीए जनता के मुद्दे पर सपा समेत तमाम पार्टियों के साथ आने की बात कर रहे हो। ये अलग बात है कि अपनी ही सहयोगी शिवसेना को बंद के लिए रजामंद नहीं कर सके। गलतफहमी नहीं करिए, सारी पार्टियां गडकरी जी से लेकर रेप से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके से लेकर ये सारे देश की पार्टियां हैं
ये इमरजेंसी में एक बार इकट्ठी हुई थी, ये इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी। खैर, ये सियासी लोग हैं भैया, इनका कुछ भी भरोसा नहीं, कब कहां कौन सा पाला बदल ले। लेकिन सवाल करने वालों पर भला कौन लगाम लगा सकता है? सवाल तो पूछेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। इस वक्त हमारे साथ रशीद मसूद साहब भी जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। रशीद मसूद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपकी हिम्मत, आपकी पार्टी की हिम्मत को दाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े विरोध के बावजूद विरोध प्रदर्शन खत्म होने के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही जो है 51% एफडीआई पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या ये डाउन द लाइन मैसेज देने की कोशिश है कि तुम हल्ला मचाते रहो, हमें जो करना है करेंगे, या ये मैसेज देने की कोशिश है कि हमारी सरकार येन केन प्रकारेण सुरक्षित है, तुम विरोध करते रहो? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनलों पे भी बहुत साफ बात कही है। हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल स्टेप्स था, लेकिन हमारे सामने विकल्प कोई नहीं था। तो हमने कहा कि कुछ भी हो, हमें कितना भी नुकसान हो, कितना भी फायदा हो, इस देश को हम नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए ये स्टेप्स लिए गए थे और इनको वापस लेने ना लेने की बात साफ कह दी गई थी। और एक रास्ता भी दिखाया कांग्रेस ने, वो ये लोग भी था, जैसे उन्होंने गैस के ऊपर दिखाया सिलेंडर पे कि स्टेट बेयर करेगी, 9 सिलेंडर तक, 6 तक सेंटर बेयर करेगा, 3 पे स्टेट कांग्रेस की गवर्नमेंट्स करेंगी, तो बाकी स्टेट्स भी करेंगे, हम 12 पे करेंगे या 24 पे करेंगे बियर। तो हमारा मतलब है कि इस पे तो बहुत बात साफ हो गई थी कि इसमें रोल बैक नहीं होना है। तो कोई हमने किसी को न दिखाने के लिए, न बताने के लिए, इस देश को बचाने के लिए स्टेप लिया है और उस पर हम चलेंगे। जी, मायावती इस बंद से दूर रही, ममता बनर्जी इस बंद से दूर रही, और आज जेरे बहस ये मुद्दा जंतर मंतर पर मैं था, वहां पर ये जोर शोर से रहा कि क्या वजह है कि मायावती ने 20 दिन लंबा समय लिया सोचने के लिए कि साहब 9-10 को कार्यकारिणी की बैठक होगी तब देखेंगे। क्या वजह है कि ममता बनर्जी आज बंद में शामिल नहीं हुई और उन्होंने बंद को बेकार का बता दिया? क्या किसी प्रकार की कोई चर्चा, कोई परिचर्चा सरकार बचाने के लिए नंबर्स होने का जुगाड़ राजीव शुक्ला भी आज करते नजर आए? तो ये जादुई आंकड़ा कैसे, जब डीएमके भी विरोध कर रही हो, जब समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही हो, जब तेलुगु देशम पार्टी भी सड़कों पर उतरी हो, ये नंबर का जुगाड़ कैसे? या मुझसे पूछ रहे हैं? जी, या आप मुझसे पूछा है? बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, नंबर का सवाल नहीं है। हमें ये यकीन है कि ये पार्टियां भी देश की पूरी परिस्थितियों को समझेंगी और मजबूरन हो सकता है कुछ आवाज उठाई हो, कुछ ना कुछ उठाई है। ममता जी हमेशा से सड़कों पर उतरती रही हैं। आज उनको जाकर ये बात समझ में आए कि जब सत्ता में होते हैं तो जब अंदाज होता है कि हम कितना बड़ा नुकसान मुल्क का करते हैं जब हम सड़कों पर उतरते हैं बंद के कॉल दे करके। तो इस तरीके से और लोगों को भी ये बात समझ में आ सकती है कि एफडीआई को और ये सारे मुद्दों पर जिन पर हम हंगामा कर रहे हैं, ये पब्लिक को ठीक करने के लिए ठीक है, लेकिन देश को ठीक करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो रिथिंकिंग करेंगे कि देश के हित में फैसला करेंगे। हमें ऐसा यकीन है कि हमारी सरकार बाकी रहेगी। जी, नरेंद्र सिंह राणा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राणा साहब, मुझे समझाइए, जितनी भी बातें अभी तक हो रही हैं, तमाम विरोध हो रहा है, पंकज सिंह भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तमाम दूसरे नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई, गडकरी साहब से ही बातचीत भी आज हमारी दोपहर की हुई, तमाम बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन आज ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन बंद खत्म हुआ और 1 घंटे के भीतर सरकार का एक और हथौड़ा चल गया। ये मैसेज बड़ा क्लियर है, अब आगे क्या? देखिए, प्रतिपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि हम देश के खजाने के पहरेदार हैं। हम इस देश में जो 1,86,000 करोड़ रुपया कोयले की लूट जो सीएजी की गणना है, इसी प्रकार से पिछली बार 2G पर हुआ था 1,76,000 करोड़,
उसकी नीलामी से आज देश में 1,26,000 करोड़ रुपया हमारे देश के खजाने में जनता का आया। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोयला आवंटन में कहा कि साहब आप 135 के 35 कोल निरस्त करिए, और मध्य प्रदेश सरकार ने वहां कुछ कोल आवंटन किया है, उस रेट पे भी आप करते हैं तो भी आपके पास जो है वो 1,86,000 करोड़ से बहुत ज्यादा। आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने सवाल बहुत सीधा पूछा, और मैं उम्मीद करूंगा समाचार प्रेस पर दरअसल हमारे पास वक्त की कमी होती है, मेहमान ज्यादा होते हैं, और सवाल सुनिए, सवाल का जवाब बड़ा क्लियर। यहां वहां की बातें करने का हमारे पास वक्त होता नहीं, और हम अलाउ करते भी नहीं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एफडीआई के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया आपके धरना प्रदर्शन बंद के बावजूद, अब आगे क्या, ये मेरा सवाल था। धरना प्रदर्शन इस सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए हुआ, जो पूर्णतः सफल रहा। लेकिन सरकार नहीं जागी। सरकार नहीं, अरे सरकार तो जनता की नजरों में, जनता के दिलों में गिर चुकी है। अब सरकार अगर संसद के अंक गणित से कितने दिन चलेगी, तो ये सरकार को जो है बचाने वाले जाने और सरकार को चलाने वाले जाने। जी रशीद साहब कुछ कह रहे हैं भारतीय, हाँ बताएं। अग्रवाल साहब 2 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि अरे चैनल किसी वो चैनल भी जो चैनल जो बात के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने भी इस बंद का मिला जुला असर बताया है, इसलिए कि ये कहना कि पूर्णतः सफल हो गया ये बंद, यही अपने आप में गलत बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज कार्यकर्ता उत्पीड़न रैली सहारनपुर में निकली 6,000 मोटरसाइकिल के साथ, और कोई बाजार कहीं बंद नहीं हुआ, अलावा जो पार्टी से मुतालिक थे उन लोगों ने बंद किया है। तो सहारनपुर का उदाहरण मेरे सामने है, और ऐसे सब शहरों में है कि आधी दुकानें खुल रही हैं, आधी बंद हो रही हैं। तो मिला जुला असर रहा है, कोई सफलता पूर्वक नहीं। आज सारी पार्टी एक तरफ खड़े होकर के भी असर मिला जुला गया है, तो जनता ने इसको नकारा है। उमेश अग्रवाल जी बोलिए। उमेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? उमेश अग्रवाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मल्होत्रा जी आपको लेकर आना चाहूंगा इस पूरी चर्चा में। जो सवाल मैं अपने बाकी मेहमानों से पूछ रहा हूं, वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अब आगे क्या। आप कह रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक होगी, कार्यकारिणी की बैठक कब होगी? कुशवाहा साहब, रामआश्रय कुशवाहा साहब कह गए कि साहब रविवार के पहले बैठक होगी, और बैठक में समर्थन वापसी के मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी, और 90% ये उम्मीद है कि समर्थन वापसी हो जाएगी। जी कंफर्म कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, आज पूरे भारत बंद रहा है, उसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से आपातकाल में घटनाएं हुई थी, वैसे ही घटनाएं केंद्र सरकार द्वारा दोहरा रही है, और पूरा देश विरोध कर रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस ने जो आज नोटिफिकेशन किया है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है, और उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग आपने कहा वो हो रही है, और बहुत बड़ी संभावना ये है कि केंद्र सरकार से हम लोग सबको विड्रा कर लेंगे। व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते जी बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए जी। मेरा यह निवेदन था, जिस प्रकार से ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, आज जो व्यापारियों, किसानों और उद्योगपति जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उसके हितों को दरकिनार करते हुए अपने व्यक्तिगत हितों की बात कर रहे हैं, और अपने मुंह देखी बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि रीढ़ की हड्डी जो पूरे बदन को, पूरी बॉडी को चलाती है, उसके प्रति भी आज इन राजनीतिक दलों की 2 मुही नीति है, और इस 2 मुही नीति के चलते हुए ये आज व्यापारियों के, उद्योगपतियों के और किसानों। रविदास जी सुन लेते, रविदास जी कुछ कहेंगे? जी देखिए, आपने 3 नाम लिए हैं। मायावती जो है उसके लोग कभी संघर्ष करने सड़क पर नहीं आते हैं, और ममता बनर्जी से कोई वो नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, एफडीआई के खिलाफ आज सड़कों पर लगातार पूरे लखनऊ शहर में, पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर नगर में हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। और हमारा बिल्कुल साफ जो है वो है कि एफडीआई किसी कीमत में हम लोग लागू होने नहीं देंगे। और ये कहना कि किसान का शोषण कोई और कर रहा है और अब विदेशी लोग कर रहे हैं आकर के, ये बात ठीक नहीं है। मल्होत्रा जी, आप तो कंप्यूटर और अंग्रेजी की भी मुखालफत किया करते थे, बाद में अखिलेश जी ने टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप बांटने के नाम पर सरकार बना ली। जी,
तो देखिए ऐसी बात मत कीजिए जो बात में दोबारा करना पड़ जाए। नहीं, बात सुनिए, ऐसा है कि जनता जो चाहती है, जनता की बात को मानना पड़ता है ना। तो आप मानते हैं कि कंप्यूटर अंग्रेजी का विरोध करना गलत था? लोकतंत्र में लोकतंत्र